अध्याय 6। यह एक ट्रॉफी के बारे में नहीं है। दौड़ के बारे में सब कुछ मेरी आशा से बेहतर चल रहा था। आसमान में सूरज की गर्मी को कुंद करने के लिए पर्याप्त बादल थे। मेरी लय उस मधुर ज्वार की तरह स्थिर थी जो पास के सैन डिएगो मरीना में खड़ी नौकाओं के पतवारों से टकरा रही थी। और हालांकि मेरे पैर भारी महसूस हो रहे थे, यह होना ही था। पिछली रात मेरी टेपरिंग योजना पर विचार करने की उम्मीद है। इसके अलावा वे ढीले होते दिख रहे थे क्योंकि मैंने अपना 9वां चक्कर पूरा करने के लिए एक मोड़ लिया। मेरा 9वां मील सिर्फ 1 घंटे में और 24 घंटे की दौड़ में बदल गया। तभी मैंने सैन डिएगो वनडे के रेस डायरेक्टर जॉन मेट्स को स्टार्ट फिनिश लाइन पर मेरी ओर देखते हुए देखा। वह प्रत्येक प्रतियोगी को समग्र क्षेत्र में उनके समय और स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए अपना सफेद बोर्ड पकड़े हुए था। मैं 5वें स्थान पर था, जिससे जाहिर तौर पर वह भ्रमित हो गया। मैंने उसे आश्वस्त करने के लिए सिर हिलाया कि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए था। उसने उस गंदगी को देखा। मेट्स एक अनुभवी व्यक्ति थे, हमेशा विनम्र और मृदुभाषी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा बहुत कुछ था जो उसे विचलित कर सकता था, लेकिन वह अपने सैडल बैग में 3 50 मील की दौड़ के साथ एक अनुभवी अल्ट्रा मैराथनर भी था। वह या तो 7 बार 100 मील तक पहुंचा या शीर्ष पर पहुंचा, और जब वह 50 वर्ष का था तब उसने 24 घंटे में 144 मील की अपनी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की थी। यही कारण है कि मेरे लिए इसका कुछ मतलब था कि वह चिंतित दिखे। मैंने अपनी घड़ी की जांच की, जो हृदय गति मॉनिटर से समन्वयित थी, जिसे मैंने अपनी छाती पर पहना था। मेरी नाड़ी मेरी जादुई संख्या रेखा तक फैल गई, 145। कुछ दिन पहले मैं नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड में अपने पुराने BUD-S प्रशिक्षक SBG से मिला था। अधिकांश सील्स तैनाती के बीच प्रशिक्षक के रूप में रोटेशन करते हैं, और SBG और मैंने एक साथ काम किया। जब मैंने उन्हें सैन डिएगो वनडे के बारे में बताया तो उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं खुद को गति देने के लिए हृदय गति मॉनिटर पहनता हूं। जब प्रदर्शन और पुनर्प्राप्ति की बात आती है तो SBG एक बड़ा विशेषज्ञ था, और मैंने देखा कि उसने कुछ सूत्र निकाले, फिर मेरी ओर मुड़ा और कहा, अपनी नाड़ी को 140 और 145 के बीच स्थिर रखें और तुम सुनहरे हो जाओगे। अगले दिन उन्होंने मुझे रेस डे उपहार के रूप में एक हृदय गति मॉनिटर दिया। यदि आप एक ऐसे कोर्स को चिह्नित करने के लिए निकले हैं जो अखरोट की तरह नेवी सील को तोड़ सकता है, उसे चबा सकता है और उसे थूक कर मार सकता है, तो सैन डिएगो का हॉस्पिटैलिटी पॉइंट इसमें शामिल नहीं होगा। हम इलाके के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यह बिल्कुल शांत है। सैन डिएगो के आश्चर्यजनक मरीना, जो मिशन खाड़ी तक फैला हुआ है, के दृश्यों के लिए पर्यटक साल भर आते हैं। सड़क लगभग पूरी तरह से चिकनी डामर है और पूरी तरह से सपाट है, एक मानक उपनगरीय ड्राइववे की पिच के साथ 7 फुट की एक छोटी सी ढलान को छोड़कर। वहां सुथरे लॉन, ताड़ के पेड़ और छायादार पेड़ हैं। हॉस्पिटैलिटी पॉइंट इतना आकर्षक है कि विकलांग और स्वस्थ हो रहे लोग दोपहर की पुनर्वास सैर के लिए हर समय अपने वॉकर के साथ वहां जाते हैं। लेकिन जॉन मेट्स द्वारा अपना आसान 1 मील का रास्ता तय करने के अगले दिन यह मेरे संपूर्ण विनाश का दृश्य बन गया। मुझे पता होना चाहिए था कि ब्रेकडाउन होने वाला है। जब मैंने 12 नवंबर 2005 को सुबह 10 बजे दौड़ना शुरू किया, तब तक मैं 6 महीने में 1 मील से अधिक नहीं दौड़ पाया था, लेकिन मैं ऐसा लग रहा था कि मैं फिट था क्योंकि मैंने जिम जाना कभी बंद नहीं किया था। जब मैं उस वर्ष की शुरुआत में सील टीम 5 के साथ अपनी दूसरी तैनाती पर इराक में तैनात था, तो मैं गंभीर पावर लिफ्टिंग में वापस आ गया था, और कार्डियो की मेरी एकमात्र खुराक सप्ताह में 1 बार अंडाकार पर 20 मिनट थी।
मुद्दा यह है कि मेरी हृदय संबंधी फिटनेस बिल्कुल मजाक थी, और फिर भी मैंने सोचा कि 24 घंटों में 100 मील दौड़ने का प्रयास करना एक शानदार विचार था। ठीक है, यह हमेशा एक गड़बड़ विचार था, लेकिन मैंने इसे संभव माना क्योंकि 24 घंटे में 100 मील प्रति मील सिर्फ 15 मिनट से कम की गति की मांग करता है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि मैं इतनी तेजी से चल सकता हूँ। केवल मैं नहीं चला। जब दौड़ की शुरुआत में हॉर्न बजाया गया तो मैंने तेजी से उड़ान भरी और पैक के सामने जूम किया। यदि आपका रेस डे का लक्ष्य बकवास को खत्म करना है तो यह बिल्कुल सही कदम है। इसके अलावा मैं पूरी तरह से आराम करके नहीं आया था। दौड़ से एक रात पहले मैं काम के बाद बेस से निकलते समय सील 35 जिम के पास से गुजरा और हमेशा की तरह अंदर झांक कर देखा, बस यह देखने के लिए कि इसके पीछे कौन आ रहा है। एसबीजी अंदर वार्म अप कर रहा था और उसने बाहर बुलाया। गॉगिंस, उन्होंने कहा, आइए कुछ फकिंग स्टील जैक करें। मैं हंसा। उसने मुझे घूर कर देखा। तुम्हें पता है गॉगिंस, उसने करीब आते हुए कहा, जब वाइकिंग्स एक गांव पर छापा मारने के लिए तैयार हो रहे थे और वे बाहर डेरा डाले हुए थे, हिरण की खाल और गंदगी से बने अपने टेंटों में जंगल में आग जलाते हुए बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने कहा था, अरे चलो कुछ हर्बल चाय पीते हैं और सुबह की शुरुआत करते हैं? या वे अधिक पसंद थे, भाड़ में जाओ, हम कुछ मशरूम से बनी वोदका पीने जा रहे हैं और नशे में धुत हो जाएंगे। इतना अगली सुबह जब वे सभी भूखे और क्रोधित होंगे तो वे कुछ लोगों की गंदगी को खत्म करने के आदर्श मूड में होंगे। एसबीजी जब चाहे तब एक मजाकिया कमीने व्यक्ति हो सकता है और वह मेरे विकल्पों पर विचार करते हुए मुझे डगमगाता हुआ देख सकता है। एक और वह आदमी हमेशा मेरा बड़ एस प्रशिक्षक रहेगा और वह उन कुछ प्रशिक्षकों में से एक था जो अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा था, हर दिन सील लोकाचार को जी रहा था। मैं हमेशा उसे प्रभावित करना चाहूँगा। मेरी पहली 100 मील दौड़ से एक रात पहले वजन बढ़ाने से निश्चित रूप से वह मर्दवादी कमीने प्रभावित होंगे। साथ ही उसके तर्क से मुझे कुछ गड़बड़ समझ में आई। मुझे अपने दिमाग को युद्ध में जाने के लिए तैयार करने की जरूरत थी और भारी वजन उठाना मेरे कहने का तरीका होगा। अपने सारे दर्द और दुख ले आओ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो 100 मील दौड़ने से पहले ऐसा कौन करता है? मैंने अविश्वास से अपना सिर हिलाया, अपना बैग जमीन पर फेंक दिया और वजन उठाना शुरू कर दिया। स्पीकर से भारी धातु की आवाज के साथ 2 नक्कल ड्रैगर्स बकवास को खत्म करने के लिए एक साथ आए। हमारा अधिकांश काम पैरों पर केंद्रित था, जिसमें स्क्वैट्स के लंबे सेट और 315 पाउंड की डेड लिफ्टें शामिल थीं। बीच में हमने 225 बेंच प्रेस किया। यह वास्तव में पावर लिफ्टिंग सत्र था और बाद में हम एक दूसरे के बगल वाली बेंच पर बैठे और अपने क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग को कांपते हुए देखा। यह बहुत अजीब था जब तक कि ऐसा नहीं था। तब से अल्ट्रा रनिंग कम से कम कुछ हद तक मुख्य धारा में आ गई है, लेकिन 2005 में अधिकांश अल्ट्रा रेस, विशेष रूप से सैन डिएगो वन डे, काफी अस्पष्ट थीं और यह मेरे लिए बिल्कुल नया था। जब अधिकांश लोग उग्रवादियों के बारे में सोचते हैं तो वे दूरदराज के जंगल में दौड़ने की कल्पना करते हैं और अक्सर सर्किट दौड़ की कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन सैन डिएगो वन डे में मैदान में कुछ गंभीर धावक थे। यह अमेरिकन नेशनल 24 घंटे चैंपियनशिप थी और देश भर से एथलीट एक ट्रॉफी, पोडियम पर एक जगह और अहम $2000 के मामूली विजेता टेकॉल नकद पुरस्कार की उम्मीद में आए थे। नहीं, यह कॉरपोरेट प्रायोजन के आधार पर आयोजित एक सोने का पानी चढ़ा कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह अमेरिकी अल्ट्रा डिस्टेंस राष्ट्रीय टीम और जापान की एक टीम के बीच एक टीम कॉम्प के लिए साइट थी। प्रत्येक पक्ष ने 4 पुरुषों और 4 महिलाओं की टीमें मैदान में उतारी जो 24 घंटे तक दौड़ी।
इस क्षेत्र के शीर्ष व्यक्तिगत एथलीटों में से एक जापान से भी था। उसका नाम सुश्री इनागाकी थी और शुरुआत में उन्होंने और मैंने तालमेल बनाए रखा। सैन डिएगो 100 के दौरान सुश्री इनागाकी और मैं उस सुबह एसबीजी अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे के साथ मेरा हौसला बढ़ाने आए। वे मेरी नई पत्नी केट, जिसके साथ मैंने कुछ महीने पहले शादी की थी, के साथ किनारे पर एकत्र हुए। पाम से मेरे दूसरे तलाक को अंतिम रूप दिए जाने के 2 साल से कुछ अधिक समय बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो वे हंसी से दोगुने हुए बिना नहीं रह सके। सिर्फ इसलिए नहीं कि एसबीजी अभी भी पिछली रात हमारे वर्कआउट से थका हुआ था और यहाँ मैं 100 मील दौड़ने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं कितनी अजीब लग रही थी। जब मैंने कुछ समय पहले एसबीजी से इस बारे में बात की थी, तब भी इस दृश्य ने उन्हें हंसाया था। तो अल्ट्रा मैराथन्स थोड़े अजीब होते हैं, ठीक है, एसबीजी ने कहा। और उस सुबह ऐसा था जैसे ये सभी पतले गधे थे, कॉलेज के प्रोफेसर दिख रहे थे, ग्रेनोला खाने वाले अजीब लोग थे, और फिर यह एक बड़ा काला आदमी था जो दिखता था रेडर्स का एक लाइनबैकर बिना शर्ट के इस ट्रैक पर दौड़ रहा है। और मैं उस गाने के बारे में सोच रहा हूँ जो हमने किंडरगार्टन में गाया था, इनमें से कुछ चीजें दूसरी जैसी नहीं हैं। यही गाना मेरे दिमाग में घूम रहा था जब मैंने इस एनएफएल लाइनबैकर को इन सभी दुबले-पतले बेवकूफों के साथ इस ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा। मेरा मतलब है कि वे कुछ कठोर मादरचोद थे, वे धावक। मैं उनसे यह बात नहीं छीन रहा हूँ, लेकिन वे सभी पोषण और गंदगी के बारे में सुपर क्लिनिकल थे, और आपने बस एक जोड़ी जूते पहने और कहा, चलो चलते हैं। वह गलत नहीं है। मैंने अपनी दौड़ योजना पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। मैंने इसे एक रात पहले वॉलमार्ट में तैयार किया था, जहां मैंने केट और मेरे लिए दौड़ के दौरान उपयोग करने के लिए एक फोल्ड आउट लॉन कुर्सी और पूरे दिन के लिए अपना ईंधन खरीदा था, रिच क्रैकर्स का एक बॉक्स और मायोप्लेक्स के 2-4 पैक। मैंने ज्यादा पानी नहीं पिया। मैंने अपने इलेक्ट्रोलाइट या पोटेशियम के स्तर पर भी विचार नहीं किया या कोई ताज़ा फल नहीं खाया। जब वह आए तो एसबीजी ने मेरे लिए होस्टेस चॉकलेट डोनट्स का एक पैकेट लाया और मैंने कुछ ही सेकंड में उन्हें खा लिया। मेरा मतलब है, मैं वास्तव में इसे पंख लगा रहा था। फिर भी 15 मील की दूरी पर मैं अभी भी 5वें स्थान पर था, अभी भी सुश्री इनागाकी के साथ तालमेल बनाए हुए था, जबकि मेट्स अधिक से अधिक घबरा रहा था। वह दौड़कर मेरे पास आया और मुझे टैग किया। तुम्हें धीमा होना चाहिए, डेविड, उन्होंने कहा, अपने आप को थोड़ा और तेज करो। मैंने कंधा उचका दिया। मुझे यह मिल गया। यह सच है कि उस क्षण मुझे ठीक लगा, लेकिन मेरा साहस भी एक रक्षा तंत्र था। मुझे पता था कि अगर मैं उस समय अपनी दौड़ की योजना बनाना शुरू कर दूं, तो इसकी गंभीरता को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा महसूस होगा जैसे मुझे आसमान की दूर तक दौड़ना चाहिए। यह असंभव लगेगा। मेरे दिमाग में रणनीति इस समय की दुश्मन थी जहां मुझे होना चाहिए था। अनुवाद: जब उग्रवादियों की बात आई तो मैं एकदम हैरान हो गया। मेट्स ने मुझ पर दबाव नहीं डाला, लेकिन उसने कड़ी निगरानी रखी। मैंने लगभग 4 घंटे बाद 25 मील की दूरी पूरी की और मैं अभी भी 5वें स्थान पर था, अभी भी अपने नए जापानी दोस्त के साथ दौड़ रहा था। एसबीजी लंबे समय से चला आ रहा था और केट मेरी एकमात्र सहायक टीम थी। मैं उसे हर मील पर लॉन की कुर्सी पर बैठा हुआ मायोप्लेक्स का एक घूंट और उत्साहजनक मुस्कान देते हुए देखता था। मैं इससे पहले केवल एक बार मैराथन दौड़ा था, जब मैं गुआम में तैनात था। यह अनौपचारिक था और मैंने इसे एक साथी सील के साथ उस कोर्स पर चलाया जिसे हमने मौके पर ही तय किया था, लेकिन उस समय मैं उत्कृष्ट हृदय स्थिति में था।
अब यहाँ मैं अपने पूरे जीवन में दूसरी बार 26.2 मील की दूरी तय कर रहा था, इस बार बिना प्रशिक्षण के। और एक बार जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ज्ञात क्षेत्र से आगे दौड़ चुका हूँ। मेरे पास 20 घंटे और थे और लगभग 3 और मैराथन चल देना। वे समझ से परे मैट्रिक्स थे जिन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बीच में कोई पारंपरिक मील का पत्थर नहीं था। मैं था आकाश में दौड़ना, तभी मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यह खत्म हो सकता है बुरी तरह। मेट्स ने मदद करने की कोशिश करना बंद नहीं किया। प्रत्येक मील पर वह मेरे साथ दौड़ता था और मेरी जांच करता था। और मैं कौन हूँ? मैंने उससे कहा कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है और सब कुछ पता चल गया है। जो सच था, मुझे पता चल गया कि जॉन मेट्स को पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। ओह हाँ, दर्द वास्तविक हो रहा था। मेरे क्वाड्रिसेप्स धड़क रहे थे, मेरे पैर छिल गए थे और खून बह रहा था। और वह सरल प्रश्न एक बार फिर मेरे ललाट में उभर रहा था, क्यों? बिना प्रशिक्षण के 100 मील क्यों दौड़ें? मैं अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा था? उचित प्रश्न, विशेषकर तब जब मैंने सैन के बारे में भी नहीं सुना था, डिएगो वन डे रेस के दिन से 3 दिन पहले तक। लेकिन इस बार मेरा उत्तर अलग था। मैं अपने स्वयं के राक्षसों से निपटने या कुछ भी साबित करने के लिए हॉस्पिटैलिटी पॉइंट पर नहीं था। मैं डेविड गोगिंस से भी बड़ा उद्देश्य लेकर आया हूँ। यह लड़ाई मेरे एक बार के और भावी गिरे हुए साथियों के बारे में थी और उन परिवारों के बारे में थी जो कुछ गलत होने पर वे अपने पीछे छोड़ जाते हैं। या कम से कम 27 मील पर मैंने खुद से यही कहा था। मुझे जून में यूमा, एरिज़ोना में अमेरिकी सेना फ्री फॉल स्कूल के आखिरी दिन ऑपरेशन रेड विंग्स, अफगानिस्तान के सुदूर पहाड़ों में एक विनाशकारी ऑपरेशन के बारे में खबर मिली थी। ऑपरेशन रेड विंग्स एक 4 सदस्यीय टोही मिशन था जिसे सवतालो सार नामक क्षेत्र में बढ़ती तालिबान समर्थक सेना के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। सफल होने पर उन्होंने जो सीखा वह आने वाले हफ्तों में बड़े आक्रमण की रणनीति को परिभाषित करने में मदद करेगा। मैं चारों लोगों को जानता था। डैनी डिट्स मेरे साथ बर्ड एस कक्षा 231 में थे। वह घायल हो गया और मेरी तरह ही लुढ़क गया। मिशन के ओआईसी माइकल मर्फी रोल होने से पहले कक्षा 235 में मेरे साथ थे। जब मैंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो मैथ्यू एक्सेल्सन मेरी हुया कक्षा में थे। हुया कक्षा की परंपरा के बारे में एक क्षण में और अधिक, और मार्कस लुट्रेल उन पहले लोगों में से एक थे जिनसे मैं BUD/S के माध्यम से अपनी मूल गोद में मिला था। प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्रत्येक आने वाली BUD/S कक्षा एक पार्टी का आयोजन करती है और पिछली कक्षाओं के लोग जो अभी भी BUD/S प्रशिक्षण में हैं, उन्हें हमेशा आमंत्रित किया जाता है। विचार यह है कि भूरे रंग की शर्ट से अधिक जानकारी प्राप्त की जाए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन सी चीज आपको एक महत्वपूर्ण विकास के माध्यम से प्राप्त करने में मदद कर सकती है, जो स्नातक और विफलता के बीच अंतर कर सकती है। मार्कस 6'4", 225 पाउंड का था और वह मेरी तरह उस भीड़ में फंस गया। मैं भी बड़ा आदमी था, तब तक 210 तक पहुंच गया था और उसने मुझे ढूंढ लिया। कुछ मायनों में हम एक अजीब जोड़ी थे। वह टेक्सास रेंजरलैंड का एक कठोर कुल्हाड़ी वाला व्यक्ति था और मैं इंडियाना कॉर्नफील्ड्स का एक स्वनिर्मित मसोचिस्ट था, लेकिन उसने सुना था कि मैं एक अच्छा धावक था और दौड़ना उसकी मुख्य कमजोरी थी। गोगिंस, क्या आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है? उसने पूछा। क्योंकि मैं गंदगी के लिए नहीं भाग सकता। मैं जानता था कि मार्कस एक बदमाश था, लेकिन उसकी विनम्रता ने उसे असली बना दिया। जब उन्होंने कुछ दिनों बाद स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो हम उनकी हुया क्लास थे, जिसका मतलब था कि हम पहले लोग थे जिन्हें उन्हें ऑर्डर करने की अनुमति थी।
उन्होंने उस सील परंपरा को अपनाया और हमें भीगने और रेतीले होने के लिए कहा। यह एक सील का संस्कार था और इसे उसके साथ साझा करना सम्मान की बात थी। उसके बाद मैंने उसे काफी समय तक नहीं देखा। मुझे लगा कि जब मैं कक्षा 235 के साथ स्नातक होने वाला था तो मैं फिर से उससे मिला, लेकिन वह उसका जुड़वा भाई मॉर्गन लुटरेल था, जो मैथ्यू एक्सेल्सन के साथ मेरी हुआ कक्षा 237 का हिस्सा था। हम कुछ काव्यात्मक न्याय का आदेश दे सकते थे, लेकिन स्नातक होने के बाद उनकी कक्षा को भीगने और रेतीले होने के लिए कहने के बजाय हमने खुद को सफेद पोशाक में सर्फ में डाल दिया। मेरा उससे कुछ लेना देना था। नेवी सील में आप या तो तैनात होते हैं और क्षेत्र में काम करते हैं, अन्य सील को निर्देश देते हैं, या स्वयं स्कूल में सीखते हैं या कौशल में सुधार करते हैं। हम अन्य की तुलना में अधिक सैन्य स्कूलों में साइकिल चलाते हैं क्योंकि हमें यह सब करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन जब मैं BUDS से गुजरा तो हमने फ्री फॉल करना नहीं सीखा। हमने स्थिर रेखाओं से छलांग लगाई, जिससे हमारे ढलान स्वचालित रूप से तैनात हो गए। उस समय आपको US आर्मी फ्री फॉल स्कूल में भाग लेने के लिए चुना जाना था। मेरी दूसरी प्लाटून के बाद मुझे ग्रीन टीम के लिए चुना गया, जो सील्स के भीतर एक विशिष्ट इकाई नेवल स्पेशल वॉरफेयर डेवलपमेंट ग्रुप देवगिरी में स्वीकार किए जाने के लिए प्रशिक्षण चरणों में से एक है। इसके लिए मुझे फ्री फॉल योग्य होने की आवश्यकता थी। इसके लिए यह भी आवश्यक था कि मैं ऊंचाई के अपने डर का यथासंभव सबसे टकरावपूर्ण तरीके से सामना करूं। हमने उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग की कक्षाओं और पवन सुरंगों में शुरुआत की, जहां मैं 2005 में मॉर्गन के साथ फिर से जुड़ा। 15 फुट ऊंची पवन सुरंग में संपीड़ित हवा के बिस्तर पर तैरते हुए हमने शरीर की सही स्थिति सीखी, कैसे बाएं और दाएं शिफ्ट करना और आगे और पीछे धकेलना। इसे हिलाने के लिए आपकी हथेली को बहुत छोटी हरकतों की आवश्यकता होती है और नियंत्रण से बाहर घूमना शुरू करना आसान होता है, जो कभी भी अच्छा नहीं होता है। हर कोई उन सूक्ष्मताओं में महारत हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन हम में से जो प्रशिक्षण के पहले सप्ताह के बाद फोर्ट ब्रैग छोड़ सकते थे और वास्तव में कूदना शुरू करने के लिए युमा के कैक्टस क्षेत्रों में एक हवाई पट्टी की ओर जा सकते थे। मॉर्गन और मैंने गर्मी की 127 डिग्री रेगिस्तानी गर्मी में 4 सप्ताह तक एक साथ प्रशिक्षण लिया और घूमे। हमने 12,500 से 19,000 फीट की ऊंचाई से C-130 परिवहन जेट से दर्जनों छलांगे लगाईं, और एड्रेनालाइन और व्यामोह की वृद्धि जैसी कोई भीड़ नहीं है जो टर्मिनल वेग से उच्च ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरने के साथ आती है। हर बार जब हम कूदते थे तो मैं पारिस्कुमैन स्कॉट गिरेन के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था, जो ऊंचाई से कूदने में असफल हो गया था, और जब मैं हाई स्कूल के छात्र के रूप में उससे मिला तो उसने मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह उस रेगिस्तान में मेरे लिए एक निरंतर उपस्थिति और एक सावधान करने वाली कहानी थी। इस बात का प्रमाण कि किसी भी छलांग में कुछ भयानक रूप से गलत हो सकता है। जब मैं पहली बार ऊंचाई से हवाई जहाज से कूदा तो मुझे अत्यधिक डर महसूस हुआ और मैं अपनी ऊंचाई से अपनी आंखें नहीं हटा सका। मैं छलांग लगाने में सक्षम नहीं था क्योंकि डर ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया था। मैं बस यही सोच रहा था कि मेरी छतरी खुलेगी या नहीं। मुझे फ्री फॉल की अविश्वसनीय रोमांचस्वारी, क्षितिज के सामने चित्रित पहाड़ों की सुंदरता और चौड़े खुले आकाश की याद आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं जोखिम के प्रति अनुकूलित होता गया, उसी डर के प्रति मेरी सहनशीलता बढ़ती गई। यह हमेशा से था, लेकिन मुझे असुविधा की आदत हो गई थी और जल्द ही मैं एक साथ कई काम निपटाने में सक्षम हो गया और उस पल की सराहना भी करने लगा। 7 साल पहले मैं फास्ट फूड रसोई और खुले कूड़ेदानों में कीड़े मकोड़े फेंक रहा था। अब मैं उड़ रहा था। युमा में अंतिम कार्य पूरी किट में आधी रात को कूदना था।
हम पर 50 पाउंड का रुकसाक, एक राइफल और फ्रीफॉल के लिए एक ऑक्सीजन मास्क बंधा हुआ था। हम कैम लाइटों से भी सुसज्जित थे, जो एक आवश्यकता थी क्योंकि जब C-130 का पिछला रैंप खुला तो वहां अंधेरा था। हम कोई भी बुरी चीज नहीं देख सके, लेकिन फिर भी हम उस चंद्रमा रहित आकाश में छलांग लगा गए। हम में से 8 लोग एक पंक्ति में, एक के बाद एक। हमें एक तीर बनाना था, और जैसे ही मैंने भव्य में अपनी जगह लेने के लिए वास्तविक दुनिया की पवन सुरंग के माध्यम से पैंतरेबाजी की। डिजाइन मैं केवल स्याही के आकाश में धूमकेतुओं की तरह घूमती रोशनियां देख सकता था। जैसे ही हवा मेरे अंदर से गुजरी, मेरा चश्मा धुंधला हो गया। हम पूरे 1 मिनट तक गिरे रहे, और जब हमने लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर अपनी ढलानें तैनात की, तो प्रबल ध्वनि पूर्ण बवंडर से भयानक सन्नाटे में बदल गई। यह इतना शांत था कि मैं अपने सीने से अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। यह बेहद आनंददायक था, और जब हम सभी सुरक्षित रूप से उतरे तो हम फ्रीफॉल योग्य थे। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस समय अफगानिस्तान के पहाड़ों में मार्कस और उनकी टीम अपने जीवन के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रही थी, जो सील इतिहास की सबसे खराब घटना बन जाएगी। युमा के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि आपके पास भयानक सेल सेवा है। मैं संदेश भेजने या फोन पर बात करने में माहिर नहीं हूँ, इसलिए इससे मुझे 4 सप्ताह की शांति मिली। जब आप किसी सैन्य स्कूल से स्नातक होते हैं, तो आखिरी काम जो आप करते हैं वह आपकी कक्षा द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी क्षेत्रों को साफ करना होता है, जब तक कि ऐसा न हो जाए कि आप वहां कभी थे ही नहीं। मेरा सफाई विभाग बाथरूमों का प्रभारी था, जो कि युमा में एकमात्र स्थानों में से एक था जहां सेल सेवा है, और जैसे ही मैं अंदर गया मुझे अपना फोन फटने की आवाज सुनाई दी। ऑपरेशन रेड विंग्स के खराब होने के बारे में टेक्स्ट संदेशों की बाढ़ आ गई, और जैसे ही मैंने उन्हें पढ़ा, मेरी आत्मा टूट गई। मॉर्गन ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था, इसलिए मैं बाहर चला गया, उसे पाया और उसे खबर सुनाई। मुझे करना पड़ा। मार्कस और उसका दल सभी MIA थे और उन्हें KIA माना जाता था। उसने सिर हिलाया, 1 सेकंड के लिए इस पर विचार किया और कहा, मेरा भाई मरा नहीं है। मॉर्गन मार्कस से 7 मिनट बड़े हैं। वे बच्चों के रूप में अविभाज्य थे, और पहली बार वे 1 दिन से अधिक समय तक अलग रहे थे जब मार्कस नौसेना में शामिल हुआ था। मॉर्गन ने शामिल होने से पहले कॉलेज का विकल्प चुना, और मार्कस के हेल वीक के दौरान उन्होंने पूरे समय एकजुटता से रहने की कोशिश की। वह उस भावना को साझा करना चाहता था और उसकी जरूरत थी, लेकिन हेल वीक सिमुलेशन जैसी कोई चीज नहीं है। इसे जानने के लिए आपको इससे गुजरना होगा, और जो बच जाते हैं वे हमेशा के लिए बदल जाते हैं। वास्तव में मार्कस के हेल वीक से बचने के बाद और मॉर्गन के स्वयं सील बनने से पहले की अवधि ही एकमात्र ऐसा समय था जब भाइयों के बीच कोई भावनात्मक दूरी थी, जो उन 130 घंटों की शक्ति और उनके भावनात्मक प्रभाव को बयां करती है। एक बार जब मॉर्गन वास्तव में इससे गुजरे तो सब कुछ फिर से सही हो गया। उनमें से प्रत्येक ने अपनी पीठ पर आधा त्रिशूल गुदवाया हुआ है। तस्वीर तभी पूरी होती है जब वे साथ साथ खड़े होते हैं। मॉर्गन सैन डिएगो जाने के लिए तुरंत रवाना हो गए और पता लगाया कि आखिर क्या हो रहा था। उन्होंने अभी तक सीधे तौर पर ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन एक बार जब वे सभ्यता तक पहुंचे और उनकी सेवा प्रभावित हुई, तो उनके पास संदेशों की बाढ़ आ गई। फोन भी उन्होंने अपनी किराए की कार को 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया और सीधे कोरोनाडो में बेस पर पहुंच गए। मॉर्गन अपने भाई की यूनिट के सभी लोगों को अच्छी तरह से जानता था। एक्सेल्सन BUD-S में उसका सहपाठी था, और जैसे जैसे तथ्य सामने आए, अधिकांश को यह स्पष्ट हो गया कि उसका भाई जीवित नहीं पाया जाएगा।
मैंने सोचा कि वह भी चला गया, लेकिन आप जानते हैं कि वे जुड़वा बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। अप्रैल 2018 में जब हम दोबारा जुड़े तो मॉर्गन ने मुझे बताया, मुझे पता था कि मेरा भाई वहाँ जीवित है। मैंने पूरे समय यही कहा था। मैंने मॉर्गन को पुराने समय के बारे में बात करने के लिए बुलाया और उनसे उनके जीवन के सबसे कठिन सप्ताह के बारे में पूछा। सैन डिएगो से उन्होंने हंट्सविले, टेक्सास में अपने परिवार के खेत के लिए उड़ान भरी, जहां उन्हें दिन में 2 बार अपडेट मिल रहे थे। मॉर्गन ने कहा, दर्जनों साथी सील समर्थन दिखाने के लिए आए और 5 लंबे दिनों तक वह और उनका परिवार रात में सोने के लिए रोते रहे। उनके लिए यह जानना यातना थी कि मार्कस शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में जीवित और अकेला हो सकता है। जब पेंटागन के अधिकारी पहुंचे तो मॉर्गन ने खुद को कटे शीशे की तरह स्पष्ट कर दिया, मार्कस को चोट लग सकती है और गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वह जीवित और या तो तुम वहां जाओ और उसे ढूंढो या मैं ढूंढूंगा। ऑपरेशन रेड विंग्स बुरी तरह से गलत हो गया क्योंकि उन पहाड़ों में अपेक्षा से कहीं अधिक तालिबान समर्थक हाजी सक्रिय थे, और एक बार जब मार्कस और उनकी टीम को वहां के ग्रामीणों ने खोजा तो यह लगभग 30 के बीच की एक अच्छी तरह से सशस्त्र मिलिशिया के खिलाफ 4 लोग थे। -200 पुरुष तालिबान समर्थक बल के आकार पर रिपोर्ट अलग अलग हैं। हमारे लोगों ने आरपीजी और मशीन गन फायर का सहारा लिया और कड़ा संघर्ष किया। 4 सील्स बहुत ही भयानक शो प्रस्तुत कर सकती हैं। हम में से प्रत्येक आम तौर पर 5 नियमित सैनिकों जितना नुकसान पहुंचा सकता है, और उन्होंने अपनी उपस्थिति महसूस कराई। लड़ाई 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर एक रिजलाइन पर खेली गई, जहां उन्हें संचार संबंधी समस्याएं थीं। जब वे अंततः टूट गए और विशेष अभियान मुख्यालय में उनके कमांडिंग ऑफिसर को स्थिति स्पष्ट कर दी गई, तो नेवी सील, नौसैनिकों और 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट के एविएटर्स की एक त्वरित प्रतिक्रिया बल को इकट्ठा किया गया, लेकिन उन्हें घंटों की देरी हुई परिवहन क्षमता का अभाव। सील टीमों के बारे में एक बात यह है कि हमारे पास अपना परिवहन नहीं है। अफगानिस्तान में हमें सेना के साथ सफर करना पड़ता है और इससे राहत में देरी होती है। अंततः वे 2 चिनूक परिवहन हेलीकॉप्टरों और 4 हमलावर हेलीकॉप्टरों, 2 ब्लैक हॉक्स और 2 अपाचे में सवार हुए और सावतलो सार के लिए उड़ान भरी। चिनूक ने मोर्चा संभाला और जैसे ही वे रिज पर बंद हुए, उन पर छोटे हथियारों से हमला किया गया। हमले के बावजूद पहला चिनूक एक पहाड़ की चोटी पर 8 नेवी सील्स को उतारने का प्रयास करते हुए मंडराया, लेकिन उन्होंने एक मोटा लक्ष्य बनाया जो बहुत लंबा था और उन पर रॉकेट चालित ग्रेनेड से हमला किया गया। पक्षी घूमा, पहाड़ से टकराया और फट गया। उसमें सवार सभी लोग मारे गए। शेष हेलीकॉप्टर बच गए और जब तक वे जमीनी संपत्ति के साथ वापस लौट सके, ऑपरेशन रेड विंग्स पर मार्कस के 3 साथियों सहित पीछे बचे सभी लोग मृत पाए गए। मार्कस को छोड़कर हर कोई। मार्कस दुश्मन की गोलीबारी में कई बार मारा गया और 5 दिनों के लिए लापता हो गया। उसे अफगानी ग्रामीणों ने बचाया, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया और उसे आश्रय दिया, और अंततः 3 जुलाई 2005 को अमेरिकी सैनिकों द्वारा उसे जीवित पाया गया, जब वह एक मिशन का एकमात्र उत्तरजीवी बन गया, जिसने 11 नेवी सील सहित 19 विशेष ऑपरेशन योद्धाओं की जान ले ली। निसंदेह आपने यह कहानी पहले भी सुनी होगी। मार्कस ने इसके बारे में एक सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक लिखी, अकेला उत्तरजीवी, जो मार्क वाहलबर्ग अभिनीत एक हिट फिल्म बन गई। लेकिन 2005 में वह सभी वर्ष दूर थे और सील्स से युद्ध के मैदान में अब तक की सबसे बुरी हार के बाद मैं मारे गए लोगों के परिवारों को योगदान देने का एक तरीका ढूंढ रहा था। ऐसा नहीं है कि ऐसी त्रासदी के बाद बिल आना बंद हो जाएं। वहाँ पत्नियां और बच्चे थे जिन्हें बुनियादी जरूरतें पूरी करनी थीं और आखिरकार उन्हें अपनी कॉलेज शिक्षा भी पूरी करनी होगी।
मैं किसी भी तरह से मदद करना चाहता था। इस सब से कुछ हफ्ते पहले मैंने दुनिया की सबसे कठिन पैदल दौड़ के लिए गूगल पर एक शाम बिताई थी और बैडवाटर 135 नामक दौड़ में उतरा था। मैंने पहले कभी अल्ट्रा मैराथन के बारे में भी नहीं सुना था और बैडवाटर एक अल्ट्रा मैराथन थी। यह डेथ वैली में समुद्र तल से नीचे शुरू हुआ और माउंट व्हिटनी पोर्टल पर सड़क के अंत में समाप्त हुआ, जो 8,374 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ट्रेलहेड है। और दौड़ जुलाई के अंत में होती है, जब डेथ वैली पृथ्वी पर सबसे निचली जगह नहीं होती है। यह सबसे गर्म भी है। उस दौड़ की तस्वीरें अपने मॉनिटर पर देखकर मैं भयभीत और रोमांचित हो गया। इलाका हर तरह से कठोर लग रहा था और प्रताड़ित धावकों के चेहरे के भावों ने मुझे उस तरह की चीज की याद दिला दी जो मैंने हेल वीक में देखी थी। तब तक मैं हमेशा मैराथन को सहनशक्ति दौड़ का शिखर मानता था और अब मैं देख रहा था कि इसके परे कई स्तर थे। मैंने जानकारी दर्ज कर दी और सोचा कि मैं किसी दिन इस पर वापस आऊंगा। फिर ऑपरेशन रेड विंग्स हुआ और मैंने स्पेशल ऑपरेशंस वॉरियर फाउंडेशन के लिए धन जुटाने के लिए बैडवाटर 135 चलाने की कसम खाई, एक गैर लाभकारी संस्था जिसकी स्थापना 1980 में युद्ध क्षेत्र के वादे के रूप में की गई थी, जब प्रसिद्ध बंधक बचाव के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 विशेष ऑपरेशन योद्धाओं की मृत्यु हो गई थी। ईरान में ऑपरेशन और अपने पीछे 17 बच्चे छोड़ गए। जीवित बचे सैनिकों ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि उनमें से प्रत्येक बच्चे के पास कॉलेज जाने के लिए पैसे हों। उनका काम जारी है। किसी मृत्यु के 30 दिनों के भीतर, जैसे कि ऑपरेशन रेड विंग्स के दौरान हुई, फाउंडेशन के मेहनती कर्मचारी जीवित परिवार के सदस्यों तक पहुंच जाते हैं। कार्यकारी निदेशक एडी रोसेंथल ने कहा, हम हस्तक्षेप करने वाली आंटी हैं। हम अपने छात्रों के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। वे ग्रेड स्कूल के दौरान प्री स्कूल और निजी शिक्षण के लिए भुगतान करते हैं। वे कॉलेज दौरे की व्यवस्था करते हैं और सहकर्मी सहायता समूहों की मेजबानी करते हैं। वे अनुप्रयोगों में मदद करते हैं, किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदते हैं और जिस भी स्कूल में उनके छात्रों में से एक को स्वीकृति मिलती है, वहां ट्यूशन को कवर करते हैं, कमरे और बोर्ड का उल्लेख नहीं करते हैं। वे छात्रों को व्यावसायिक स्कूलों में भी भेजते हैं। यह सब बच्चों पर निर्भर है। जैसा कि मैं यह लिख रहा हूँ, फाउंडेशन के कार्यक्रम में 1280 बच्चे हैं। वे एक अद्भुत संगठन हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए मैंने नवंबर 2005 के मध्य में सुबह 7 बजे बैडवाटर 135 के रेस डायरेक्टर क्रिस कोस्टमैन को फोन किया। मैंने अपना परिचय देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे तुरंत काट दिया। अभी समय क्या हो रहा है, वह बोले। मैंने फोन अपने कान से हटा लिया और 1 सेकंड के लिए उसे देखता रहा। उन दिनों एक सामान्य कार्य दिवस पर सुबह 7 बजे तक मैं पहले से ही 2 घंटे जिम वर्कआउट कर चुका होता था और एक दिन के काम के लिए तैयार था। यह आदमी आधा सोया हुआ था। रोजर दैट, मैंने कहा, मैं तुम्हें 0900 पर वापस कॉल करूंगा। मेरी दूसरी कॉल ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन कम से कम वह जानता था कि मैं कौन हूँ। एसबीजी और मैंने पहले ही बैडवाटर पर चर्चा की थी और उन्होंने कोस्टमैन को एक अनुशंसा पत्र ईमेल किया था। एसबीजी ने ट्रायथलॉन में दौड़ लगाई है, इको चैलेंज के माध्यम से एक टीम की कप्तानी की है और कई ओलंपिक क्वालिफायर को BUDS का प्रयास करते देखा है। कोस्टमैन को अपने ईमेल में उन्होंने लिखा कि मैं महानतम के साथ सर्वश्रेष्ठ सहनशक्ति वाला एथलीट था। मानसिक दृढ़ता उसने कभी देखी थी। मुझे, एक ऐसे बच्चे को जो शून्य से आया है, अपनी सूची में सबसे ऊपर रखने से मेरे लिए उसकी दुनिया बहुत मायने रखती है और अब भी है।
क्रिस कोस्टमैन के लिए इसका मतलब बकवास नहीं था, वह अप्रभावित की परिभाषा थे। इस प्रकार की अप्रभावितता केवल वास्तविक दुनिया के अनुभव से ही आ सकती है। जब वह 20 वर्ष का था तब उसने रेस एक्रॉस अमेरिका साइकिल रेस में भाग लिया था और बैडवाटर रेस निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उसने अलास्का में सर्दियों में 3 100 मील दौड़ लगाई थी और एक ट्रिपल आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरा किया था, जो समाप्त होता है 78 मील की दौड़। रास्ते में उसने दर्जनों कथित महान एथलीटों को अल्ट्रा की निहाई के नीचे ढहते देखा। सप्ताहांत योद्धा हर समय कुछ महीनों के प्रशिक्षण के बाद मैराथन के लिए साइन अप करते हैं और पूरा करते हैं, लेकिन मैराथन दौड़ने और अल्ट्रा एथलीट बनने के बीच का अंतर बहुत व्यापक है और बैडवाटर अल्ट्रा ब्रह्मांड का पूर्ण शीर्ष था। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 22 100 मील दौड़ आयोजित की गई और किसी में भी ऊंचाई में वृद्धि और अक्षमय गर्मी का संयोजन नहीं था जो बैडवाटर 135 ने मेज पर लाया। दौड़ में भाग लेने के लिए कोस्टमैन को राष्ट्रीय वन सेवा, राष्ट्रीय उद्यान सेवा और कैलिफोर्निया राजमार्ग गश्ती सहित 5 सरकारी एजेंसियों से अनुमति और सहायता के लिए संघर्ष करना पड़ा और वह जानता था कि अगर वह कुछ ग्रीन हॉर्न को सबसे कठिन दौड़ में शामिल होने की अनुमति देता है, कभी सोचा था गर्मी के बीच में वह कमीना मर सकता है और उसकी प्रजाति रातों रात नष्ट हो जाएगी। नहीं, अगर वह मुझे बैडवाटर में प्रतिस्पर्धा करने देगा तो मुझे यह अर्जित करना होगा, क्योंकि मेरे अंदर प्रवेश करने से उसे कम से कम कुछ आराम मिलेगा कि मैं शायद डेथ वैली और माउंट व्हिटनी के बीच कहीं सड़क पर मरने वालों के ढेर में नहीं गिरूंगा। अपने ईमेल में एसबीजी ने यह मामला बनाने का प्रयास किया कि क्योंकि मैं एक सील के रूप में काम करने में व्यस्त था, बैडवाटर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक शर्तें कम से कम एक 100 मील की दौड़ या एक 24 घंटे की दौड़ को पूरा करना, जबकि कवर करना कम से कम 100 मील की दूरी माफ की जानी चाहिए। अगर मुझे अंदर जाने की अनुमति दी गई, तो एसबीजी ने उन्हें गारंटी दी कि मैं शीर्ष 10 में रहूंगा। कोस्टमैन के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। उसने वर्षों से कई निपुण एथलीटों से अपने मानकों को माफ करने की विनती की थी, जिसमें एक चैंपियन मैराथन धावक और एक चैंपियन सूमो पहलवान, हाँ कोई बकवास नहीं, भी शामिल थे और वह कभी नहीं झुका। मेरे बारे में एक बात यह है कि मैं हर किसी के साथ एक जैसा हूँ। जब मैंने उसे वापस बुलाया तो कोस्टमैन ने कहा, हमारी दौड़ में शामिल होने के लिए हमारे पास कुछ मानक हैं और वह है जिस तरीके से है वो। लेकिन है सैन डिएगो में इस सप्ताह के अंत में 24 घंटे की दौड़ होने वाली है, उन्होंने जारी रखा। उनकी आवाज में व्यंग्य टपक रहा था। जाओ 100 मील दौड़ो और मेरे पास वापस आओ। क्रिस कोस्टमैन ने मुझे बनाया था। जैसा कि उसे संदेह था, मैं उतना तैयार नहीं था। तथ्य यह है कि मैं बैडवाटर दौड़ना चाहता था, यह झूठ नहीं था और मैंने इसके लिए प्रशिक्षण लेने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा करने का मौका पाने के लिए भी मुझे बिना शर्त 100 मील दौड़ना होगा। नेवी सील के उस धोखे के बाद अगर मैंने ऐसा न करने का फैसला किया तो इससे क्या साबित होगा? मैं बुधवार की सुबह बहुत जल्दी घंटी बजाने वाला एक और दिखावा था। यही कारण है कि कैसे और क्यों मैंने 3 दिन के नोटिस पर सैन डिएगो वन डे चलाना बंद कर दिया। 50 मील का आंकड़ा पार करने के बाद मैं अब सुश्री इनागाकी के साथ नहीं रह सका, जो एक लानत खरगोश की तरह आगे बढ़ी। मैं फ्यूगो अवस्था में सैनिक बना रहा। दर्द लहरों में मेरे अंदर बह गया। मेरी जांघें ऐसा महसूस हुई जैसे उनमें सीसा भरा हुआ हो। वे जितने भारी होते गए, मेरी चाल उतनी ही अधिक मुड़ती गई। मैंने अपने पैरों को हिलाने के लिए अपने कूल्हों पर जोर डाला और अपने पैरों को पृथ्वी से मात्र 1 मिलीमीटर ऊपर उठाने के लिए गुरुत्वाकर्षण से संघर्ष किया। आहा, मेरे पैर! मेरी हड्डियां पल पल में और अधिक नाजुक होती जा रही थीं।
और मेरे पैर की उंगलियां लगभग 10 घंटों तक मेरे जूतों की नोकों से टकराती रहीं। फिर भी मैं भागा। तेजी नहीं है, ज्यादा स्टाइल के साथ नहीं, लेकिन मैं चलता रहा। मेरी पिंडलियां गिरने वाली अगली डोमिनोज थीं। टखने के जोड़ का प्रत्येक सूक्ष्म घुमाव शॉक थेरेपी जैसा महसूस होता था, जैसे मेरे टिबिया के मज्जा से जहर बह रहा हो। इसने कक्षा 235 के मेरे डक्ट टेप के दिनों की यादें ताजा कर दी, लेकिन इस बार मैं अपने साथ कोई टेप नहीं लाया। इसके अलावा अगर मैं कुछ सेकंड के लिए भी रुका तो दोबारा शुरू करना लगभग असंभव होगा। कुछ मील बाद मेरे फेफड़े सिकुड़ गए और मेरी छाती में भूरे रंग के बलगम की गांठें जमा हो गईं। यह ठंडा हो गया। मेरी सांस फूलने लगी। हैलोजन स्ट्रीट लाइटों के चारों ओर कोहरा जमा हो गया था। बिजली के इंद्रधनुष के साथ लैंप बज रहे थे, जिससे पूरी घटना एक अलौकिक एहसास दे रही थी। या शायद उस दूसरी दुनिया में सिर्फ मैं ही था, एक जिसमें दर्द मातृभाषा थी, स्मृति से समन्वित भाषा। हर फेफड़ों खराब करने वाली खांसी के साथ मैं अपनी पहली BUDS कक्षा में पहुंच गया। मैं वापस लकड़ी के ढेर पर था, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। मेरे फेफड़ों से खून बह रहा था। मैं इसे दोबारा घटित होते हुए महसूस और देख सकता था। क्या मैं सो रहा था? क्या मैं सपना देख रहा था? मैंने अपनी आंखें खोली। चौड़ा मेरे कान खींचे और जागने के लिए मेरे चेहरे पर तमाचा मारा। मैंने ताज़ा खून के लिए अपने होठों और ठुड्डी को टटोला और पाया कि मेरी नाक से लार, पसीना और बलगम की एक पारदर्शी परत टपक रही है। SBG के कट्टर बेवकूफ अब मेरे चारों ओर थे, गोल गोल दौड़ रहे थे, इशारा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। केवल मिश्रण में एकमात्र अश्वेत व्यक्ति या वे थे। मैंने दूसरी नजर डाली। जो भी मेरे पास से गुजरा उसका ध्यान केंद्रित था, प्रत्येक अपने अपने दर्द क्षेत्र में। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। मैं छोटी छोटी मात्रा में वास्तविकता से संपर्क खो रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग अपने आप में सिमट रहा था। भारी शारीरिक दर्द के साथ साथ गहरे भावनात्मक कचरे को लाद रहा था, जो मेरी आत्मा की गहराई से बाहर निकल आया था। अनुवाद, मैं उस अपवित्र स्तर पर पीड़ित था जो मूर्ख लोगों के लिए आरक्षित था, जो सोचते थे कि भौतिकी और शरीर विज्ञान के नियम उन पर लागू नहीं होते हैं। मेरे जैसे अहंकारी कमीनों को ऐसा लगता था कि वे अपनी सीमा को सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ नरक सप्ताह बिताए हैं। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने शून्य प्रशिक्षण के साथ 100 मील की दौड़ नहीं लगाई थी। क्या मानव जाति के इतिहास में कभी किसी ने इतना मूर्खतापूर्ण प्रयास किया था? सकनाया बिल्कुल भी किया जाए। उस एक साधारण प्रश्न की पुनरावृत्तियां मेरे मस्तिष्क स्क्रीन पर एक डिजिटल टिकर की तरह सरक गईं। मेरी त्वचा और आत्मा से खूनी विचार के बुलबुले तैरने लगे। क्यों? तुम अब भी अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं 59 मील की ढलान पर पहुंचा। वह 7 फुट का रैंप, उथले रास्ते की पिच जो किसी भी अनुभवी धावक को जोर से हंसने पर मजबूर कर देगी। इसने मेरे घुटनों को मोड़ दिया और मुझे न्यूट्रल डिलीवरी ट्रक की तरह पीछे की ओर धकेल दिया। मैं लड़खड़ाया, अपनी अंगुलियों के पोरों से जमीन तक पहुंचा और लगभग पलट गया। दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय लगा। हर एक लोचदार धागे की तरह खिंच गया, जिससे मेरे पैर की उंगलियों से लेकर मेरी आंखों की पुतलियों के पीछे दर्द की लहरें फैल गईं। मैं खांसने लगा। मेरी आंख मुड़ गई। पतन आसन्न था। पतन ही वह बकवास है जिसका मैं हकदार था। 70 मील के निशान पर मैं एक और कदम आगे नहीं बढ़ा सका। केट ने हमारी लॉन कुर्सी को स्टार्ट फिनिश लाइन के पास घास पर स्थापित किया था, और जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो मैंने उसे 3 प्रतियों में देखा। 6 हाथ मेरी ओर टटोलते हुए,
मुझे उस फोल्डिंग कुर्सी में ले जा रहे थे। मुझे चक्कर आ रहे थे और निर्जलीकरण हो रहा था। पोटेशियम और सोडियम की कमी थी। केट एक नर्स थी, मेरे पास ईएमटी प्रशिक्षण था और मैं अपनी मानसिक जांच सूची से गुजरा। मुझे पता था कि मेरा रक्तचाप शायद खतरनाक रूप से कम था। वह मेरे जूते उतार दिए। मेरे पैर का दर्द कोई शॉन डॉब्स का भ्रम नहीं था। मेरे सफेद ट्यूब मोजे टूटे हुए पैर के नाखूनों और टूटे हुए छालों के कारण खून से लथपथ हो गए थे। मैंने केट से जॉन मेट्स से कुछ मोट्रिन और कुछ भी लेने के लिए कहा जो उसे लगा कि मददगार हो सकता है। और जब वह चली गई तो मेरे शरीर में गिरावट जारी रही। मेरे पेट में गड़गड़ाहट हुई और जब मैंने नीचे देखा तो मैंने देखा कि मेरे पैर से खून बह रहा है। मैं अपने आप को भी बकवास करता हूँ। मेरी गांड और लॉन की कुर्सी के बीच की जगह में तरलीकृत दस्त उग आया जो फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। इससे भी बदतर मुझे इसे छुपाना पड़ा क्योंकि मैं जानता था कि अगर केट ने देखा कि मैं वास्तव में कितना बुरा हूँ तो वह मुझसे दौड़ से बाहर होने का आग्रह करेगी। मैं बिना किसी प्रशिक्षण के 12 घंटों में 70 मील दौड़ चुका था और यह मेरा इनाम था। लॉन पर मेरी बाईं ओर मायोप्लेक्स का एक और 4 पैक था। केवल मेरे जैसा मांसपेशियों वाला व्यक्ति ही उस गाढ़े प्रोटीन पेय को अपनी पसंद के हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में चुन सकता हूँ। इसके बगल में रिट्स क्रैकर्स का आधा डिब्बा था, बाकी आधा अब मेरे पेट और आंत्र पथ में नारंगी बूंद की तरह जम रहा है और मथ रहा है। मैं 20 मिनट तक सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठा रहा। धावक मेरे सामने से खिसकते, सरकते या लड़खड़ाते हुए आगे निकल गए क्योंकि मुझे लगा कि समय मेरे जल्दबाजी में सोचे गए, गलत सोचे गए सपने पर टिक रहा है। केट वापस आई, घुटनों के बल बैठ गई और मुझे वापस कमर कसने में मदद की। वह मेरे टूटने की सीमा को नहीं जानती थी और उसने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा था। वह कुछ था कम से कम और उसके हाथों में अधिक मायोप्लेक्स और अधिक रिच क्रैकर्स से एक स्वागत योग्य राहत थी। उसने मुझे मोट्रिन, फिर कुछ कुकीज और 2 पीनट बटर और जेली सैंडविच दिए जिन्हें मैंने गेटोरेड से धोया। फिर उसने मुझे खड़ा होने में मदद की। विश्व अपनी धुरी पर डगमगा गया। वह फिर से 2 हिस्सों में बंट गई, फिर 3 हिस्सों में, लेकिन उसने मुझे वहीं रोके रखा जब मेरी दुनिया स्थिर हो गई और मैंने एक एकांत कदम उठाया। अधर्मी पीड़ा का संकेत करो। मुझे अभी तक इसका पता नहीं था, लेकिन मेरे पैर स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण कट गए थे। घमंड का असर अल्ट्रा सर्किट पर भारी पड़ता है और मेरा बिल बकाया हो गया था। मैंने एक और कदम उठाया और दूसरी। मैं घबरा गया। मेरी आंखों में पानी आ गया। एक और कदम। उसने जाने दिया। मैं चल पड़ा। धीरे से, बहुत धीमी गति से चोदना। जब मैं 70 मील के निशान पर रुका तो मैं 24 घंटों में 100 मील दौड़ने के लिए आवश्यक गति से काफी आगे था, लेकिन अब मैं 20 मिनट प्रति मील की गति से चल रहा था, जो उतनी ही तेज थी मैं संभवतः हिल सकता था। एमएस इनागा की मेरे पास आई और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन वह अभी भी एक एथलीट की तरह लग रही थी। मैं एक पागल ज़ोंबी था। मैंने अपना सारा कीमती समय बर्बाद कर दिया, अपनी गलती की गुंजाइश को जलकर राख होते हुए देखा। क्यों? फिर वही उबाऊ सवाल, क्यों? 4 घंटे बाद लगभग 2 बजे मैं 81 मील की दूरी पर पहुंचा और केट ने कुछ समाचार सुनाया। मुझे विश्वास नहीं है कि आप इस गति से समय निकाल पाएंगे, उसने कहा, मेरे साथ चलते हुए मुझे और अधिक मायोप्लेक्स पीने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने इस आघात को कम नहीं किया। वह इसके बारे में तथ्यपरक थी। मैंने उसे घूर कर देखा। बलगम और मायोप्लेक्स मेरी ठुड्डी से टपक रहा था। मेरी आंखों से सारा जीवन बह गया।
4 घंटों तक प्रत्येक कष्टदायक कदम के लिए अधिकतम ध्यान और प्रयास की आवश्यकता थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था और जब तक मैं और अधिक नहीं पा सका, मेरा परोपकारी सपना मर गया था। मेरा दम घुट गया और मैं खांसने लगा। एक और घूंट लिया। रोजर दैट, मैंने धीरे से कहा। मैं जानता था कि वह सही थी। मेरी गति लगातार धीमी होती जा रही थी और बदतर होती जा रही थी। तभी मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि यह लड़ाई ऑपरेशन रेड विंग्स या शहीद हुए लोगों के परिवारों के बारे में नहीं थी। यह एक हद तक था, लेकिन इनमें से कोई भी मुझे सुबह 10 बजे से पहले 19 मील और दौड़ने में मदद नहीं करेगा। नहीं, यह दौड़, बैडवाटर, खुद को विनाश के कगार पर धकेलने की मेरी पूरी इच्छा मेरे बारे में थी। यह इस बारे में था कि मैं कितना कष्ट सहने को तैयार था, मैं कितना और ले सकता था और मुझे कितना देना था। अगर मैं इसे बनाने जा रहा होता तो इस चीज को व्यक्तिगत होना पड़ता। मैंने नीचे अपने पैरों की ओर देखा। मैं अभी भी अपनी जांघ के अंदर सूखे पेशाब और खून का निशान देख सकता था और मन में सोच रहा था कि इस पूरी गड़बड़ दुनिया में अब भी इस लड़ाई में कौन होगा, केवल तुम, गोगिंस। आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है, आप जलयोजन और प्रदर्शन के बारे में नहीं जानते हैं। आप केवल इतना जानते हैं कि आप नौकरी छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? यह हास्यास्पद है। मनुष्य हमारे सबसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्य और सपने देखते हैं, जिनके लिए हमारे सबसे बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम अपने आराम क्षेत्र में बंद हो जाते हैं तो कुछ भी वादा नहीं करते हैं। मैं काम पर था जब पोस्टमैन ने मेरे सामने अपनी चुनौती रखी। मैंने अभी गर्म पानी से स्नान किया था। मुझे खाना खिलाया गया और पानी पिलाया गया। मैं सहज था और पीछे मुड़कर देखने पर हर बार जब मुझे कुछ कठिन काम करने के लिए प्रेरित किया गया तो मैं एक नरम वातावरण में था, क्योंकि जब आप अपने सोफे पर एक गिलास नींबू पानी या एक गिलास के साथ आराम कर रहे होते हैं तो यह सब संभव लगता है। आपके हाथ में चॉकलेट शेक। जब हम सहज होते हैं तो हम उन सरल प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं जो युद्ध की गर्मी में उठते ही हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि वे आ रहे हैं। लेकिन ये उत्तर तब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब आप अपने वातानुकूलित कमरे में या अपने मुलायम कंबल के नीचे नहीं होते। जब आपका शरीर टूट जाता है और पीटा जाता है, जब आप पीड़ादायक दर्द का सामना करते हैं और अज्ञात में घूरते हैं, तो आपका दिमाग घूम जाएगा और तभी वे प्रश्न विषाक्त हो जाते हैं। यदि आप पहले से तैयार नहीं हैं, यदि आप तीव्र पीड़ा के माहौल में अपने दिमाग को अनुशासनहीन रहने देते हैं, ऐसा महसूस नहीं होगा, लेकिन यह काफी हद तक एक विकल्प है जिसे आप चुन रहे हैं। तो एकमात्र उत्तर की संभावना है, उसे ढूंढना वह है जो इसे जितनी जल्दी संभव हो सके रोक देगा। मुझे नहीं पता। हेल वीक ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। इसने मुझे 1 सप्ताह से भी कम समय के नोटिस के साथ उस 24 घंटे की दौड़ के लिए साइन अप करने की मानसिकता रखने की अनुमति दी, क्योंकि हेल वीक के दौरान आप 6 दिनों में जीवन की सभी भावनाओं, सभी उतार चढ़ाव को जीते हैं। 130 घंटों में आप दशकों का ज्ञान अर्जित करते हैं। यही कारण है कि मार्कस के BUD/S से गुजरने के बाद जुड़वा बच्चों के बीच मतभेद हो गया। उसने उस प्रकार का आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था जो केवल शून्य में टूट जाने और अपने भीतर और अधिक खोजने से ही आ सकता है। मॉर्गन उस भाषा को तब तक नहीं बोल सकते थे जब तक कि उन्होंने इसे अपने लिए सहन नहीं किया। 2 हेल वीक से बचने और 3 में भाग लेने के बाद मैं एक देशी वक्ता था। हेल वीक घर था। यह इस दुनिया में अब तक की सबसे सुंदर जगह थी। कोई समयबद्ध विकास नहीं था। वहाँ कुछ भी वर्गीकृत नहीं था और कोई ट्राफियां नहीं थीं। यह मेरे विरुद्ध मेरा चौतरफा युद्ध था
और जब मैं हॉस्पिटैलिटी पॉइंट पर अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया था तो मैंने खुद को फिर से वहीं पाया। क्यों? आप अभी भी अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, गोगिंस? क्योंकि तुम एक सख्त मादरचोद हो, मैं चिल्लाया। मेरे दिमाग में आवाजें इतनी तीव्र थीं कि मुझे जोर से जवाब देना पड़ा। मैं कुछ पर था। मुझे तुरंत ऊर्जा का संचार महसूस हुआ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि अभी भी लड़ाई में बने रहना अपने आप में एक चमत्कार था, सिवाय इसके कि यह कोई चमत्कार नहीं था। भगवान नहीं आए। नीचे उतरो और मेरी गांड को आशीर्वाद दो। इसे मैंने किया है। मैं चलता रहा जबकि मुझे 5 घंटे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। मैं ही कारण हूँ कि मेरे पास अभी भी मौका है। और मुझे कुछ और भी याद आया। यह पहली बार नहीं था जब मैंने कोई असंभव सा लगने वाला कार्य अपने हाथ में लिया था। मैंने अपनी गति पकड़ ली। मैं अभी भी चल रहा था, लेकिन अब मैं नींद में नहीं चल रहा था। मेरे पास जीवन था। मैं अपने अतीत में, अपने काल्पनिक कुकी जार में खोजता रहा। मुझे याद है कि एक बच्चे के रूप में, चाहे हमारा जीवन कितना भी अस्त व्यस्त क्यों न हो, मेरी माँ हमेशा हमारे कुकी जार को स्टॉक करने का एक तरीका निकाल लेती थी। वह वेफर्स और ओरेओस, पेपरिज फार्म मिलानो और चिप्स अहोय खरीदती थी, और जब भी वह कुकीज के नए बैच के साथ आती थी तो वह उन्हें एक जार में डाल देती थी। उसकी अनुमति से हमें एक समय में 1 या 2 को चुनने का मौका मिलेगा। यह एक छोटे खजाने की खोज जैसा था। मुझे उस जार में अपनी मुट्ठी डालने की खुशी याद है। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या मिलेगा, और कुकी को अपने मुंह में भरने से पहले मैं हमेशा उसकी प्रशंसा करने के लिए समय निकालता था, खासकर जब हम ब्राजील में टूट गए थे। मैं इसे अपने हाथ में घुमाऊंगा और धन्यवाद की अपनी छोटी सी प्रार्थना करूंगा। कुकी जैसे एक साधारण उपहार के लिए कृतज्ञता के क्षण में बंद उस बच्चे होने की भावना मेरे पास वापस आ गई। मैंने इसे गहराई से महसूस किया, और मैंने उस अवधारणा का उपयोग एक नए प्रकार के कुकी जार को भरने के लिए किया। इसके अंदर मेरी पिछली सभी जीतें थीं। उस समय की तरह जब मुझे स्नातक होने के लिए हाई स्कूल में अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान किसी अन्य की तुलना में 3 गुना अधिक कठिन अध्ययन करना पड़ा। वह एक कुकी थी। या जब मैंने एक वरिष्ठ के रूप में SVAB परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर BUDS में प्रवेश लिया। 2 और कुकीज। मुझे 3 महीने से कम समय में 100 पाउंड से अधिक वजन कम करना, पानी के प्रति अपने डर पर विजय पाना, अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान पर BUDS में स्नातक होना और आर्मी रेंजर स्कूल में एनलिस्टेड ऑनर मैन नामित होना, इस पर जल्द ही और अधिक याद है। वे सभी कुकीज चॉकलेट के टुकड़ों से भरी हुई थीं। ये महज फ्लैशबैक नहीं थे। मैं सिर्फ अपनी स्मृति फाइलों के माध्यम से नहीं घूम रहा था। मैंने वास्तव में उन जीतों के दौरान महसूस की गई भावनात्मक स्थिति का दोहन किया, और इस तरह एक बार फिर से अपनी सहानुभूति तंत्रिका तंत्र तक पहुंच बनाई। मेरा एड्रेनालाइन हावी हो गया, दर्द काफी हद तक कम होने लगा और मेरी गति तेज हो गई। मैंने अपनी बाहें झुलाना और अपने कदम लंबे करना शुरू कर दिया। मेरे टूटे हुए पैर अभी भी खून से सने हुए थे, फफोले से भरे हुए थे। पैर की उंगलियां लगभग हर पैर की उंगलियों से निकल रही थीं, लेकिन मैं तेजी से दौड़ता रहा, और जल्द ही वह मैं था जो घड़ी की दौड़ के दौरान दर्द भरे भावों के साथ धावकों को स्लैलम कर रहा था। तब से कुकी जार एक अवधारणा बन गई जिसका उपयोग मैंने तब किया जब भी मुझे यह याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने में सक्षम हूँ। हम सभी के अंदर एक कुकी जार होता है। क्योंकि जीवन जैसा भी है, उसने हमेशा हमारी परीक्षा ली है। भले ही आप इस समय निराश महसूस कर रहे हों और जीवन से हार गए हों, मैं गारंटी देता हूं कि आप 1 या 2 समय के बारे में सोच सकते हैं जब आपने बाधाओं पर काबू पाया और सफलता का स्वाद चखा।
यह कोई बड़ी जीत भी नहीं है, यह कुछ छोटा हो सकता है। मैं जानता हूँ कि हम सभी आज पूरी जीत चाहते हैं, लेकिन जब मैं खुद को पढ़ना सिखा रहा था तो मुझे खुशी होगी जब मैं हर शब्द को एक ही पैराग्राफ में समझ पाऊंगा। मुझे पता था कि तीसरी कक्षा के पढ़ने के स्तर से हाई स्कूल में सीनियर तक पहुंचने के लिए मुझे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उस तरह की एक छोटी सी जीत भी मुझे सीखने और अपने भीतर और अधिक खोजने में रुचि बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। पहले एक सप्ताह में 5 पाउंड कम किए बिना आप 3 महीने से कम समय में 100 पाउंड वजन नहीं घटा सकते। मेरे द्वारा घटाए गए पहले 5 पाउंड एक छोटी सी उपलब्धि थी और यह बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन उस समय यह सबूत था कि मैं अपना वजन कम कर सकता हूं और मेरा लक्ष्य, हालांकि असंभव नहीं था। रॉकेट जहाज का इंजन पहले एक छोटी सी चिंगारी के बिना नहीं जलता। हम सभी को अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी चिंगारी, छोटी छोटी उपलब्धियों की आवश्यकता होती है। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को प्रेरक समझें। जब आप अलाव चाहते हैं तो आप एक बड़ा लट्ठा जलाकर शुरुआत नहीं करते हैं। आप कुछ चुड़ैलों के बाल इकट्ठा करते हैं, घास का एक छोटा ढेर या कुछ सूखी मरी हुई घास। आप उसे जलाएं और फिर अपने पेड़ के ठूंठ को आग में डालने से पहले उसमें छोटी छोटी लकड़ियां और बड़ी लकड़ियां डालें, क्योंकि ये छोटी छोटी चिंगारी हैं जो छोटी छोटी आग भड़काती हैं, जो अंततः पूरे जंगल को जलाने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा करती हैं। यदि आपके पास अभी तक हासिल करने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है तो ठीक है। आपकी छोटी जीतें आपके स्वाद के लिए कुकीज हैं और सुनिश्चित करें कि आप उनका स्वाद लेते हैं। हाँ, जब मैंने जवाबदेही दर्पण में देखा तो मैं अपने आप पर सख्त था, लेकिन जब भी मैं एक छोटी सी जीत का दावा कर सका तो मैंने खुद की प्रशंसा भी की, क्योंकि हम सभी को इसकी आवश्यकता है और हम में से बहुत कम लोग अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए समय निकालते हैं। निश्चित रूप से फिलहाल हम उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन क्या हम कभी पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे बार बार जीतते हैं? हो सकता है कि यह आपको आत्ममुग्धतापूर्ण लगे, लेकिन मैं यहाँ गौरवशाली दिनों के बारे में बकवास की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि आप खुद ही अपने पैरों पर खड़े होकर अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानियों से बोर कर दें कि आप कितने बुरे हैं रहा है। कोई भी उस बकवास को सुनना नहीं चाहता। मैं पिछली सफलताओं का उपयोग करने के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको नए और बड़े लोगों के लिए ईंधन दें, क्योंकि लड़ाई की गर्मी में जब गंदगी वास्तविक हो जाती है तो हमें अपनी थकावट, अवसाद, दर्द और दुख से उबरने के लिए प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। हमें भयावह नरक बनने के लिए छोटी छोटी आग जलाने की जरूरत है। लेकिन जब चीजें दक्षिण की ओर जा रही हों, तो कुकी जार में खुदाई करने के लिए ध्यान और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले तो मस्तिष्क वहां जाना नहीं चाहता। यह आपको याद दिलाना चाहता है कि आप पीड़ित हैं और आपका लक्ष्य असंभव है। यह आपको रोकना चाहता है ताकि यह दर्द को रोक सके। सैन डिएगो की वह रात शारीरिक रूप से मेरे जीवन की सबसे कठिन रात थी। मैंने कभी इतना टूटा हुआ महसूस नहीं किया था और लेने के लिए कोई आत्मा ही नहीं थी। मैं किसी ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था। मेरे रास्ते में कोई नहीं खड़ा था। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मुझे केवल मैं ही सहारा लेना पड़ा। कुकी जार मेरा ऊर्जा बैंक बन गया। जब भी दर्द बहुत ज्यादा हो जाता था, मैं उसे खोदकर काट लेता था। दर्द कभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसे केवल तरंगों में महसूस किया, क्योंकि मेरा मस्तिष्क अन्यथा व्यस्त था, जिसने मुझे सरल प्रश्नों को समझने और समय कम करने की अनुमति दी। प्रत्येक गोद एक जीत की गोद बन गई, एक अलग कुकी, एक और छोटी आग का जश्न मनाती हुई।
81 मील 82 हो गया और 1.5 घंटे बाद मैं 90 के दशक में था। मैं बिना किसी प्रशिक्षण के 90 मील दौड़ चुका हूँ। वह बकवास कौन करता है? 1 घंटे बाद मैं 95 पर था और लगभग 19 घंटे बिना रुके दौड़ने के बाद मैंने यह कर लिया था। मैं 100 मील की दूरी तय करूंगा। यह मेरे पास था। मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक चक्कर और दौड़ा। 101 मील दौड़ने के बाद आखिरकार मेरी दौड़ खत्म हो गई। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी लॉन की कुर्सी पर बैठ गया और जब मैं कोहरे में कांप रहा था तो केट ने मेरे शरीर पर एक छद्म पोंचो लाइनर रख दिया। मेरे ऊपर से भाप उड़ेल दी। मेरी दृष्टि धुंधली थी। मुझे याद है कि मुझे अपने पैर पर कुछ गर्म महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा और देखा कि मेरे पेशाब से फिर से खून निकल रहा है। मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पोर्टे पॉटीज लगभग 40 फीट दूर था, जो 40 मील या 4000 भी हो सकता था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत चक्कर आ गया था और मैं वापस उस कुर्सी पर गिर गया। एक अचल वस्तु उस अपरिहार्य सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार थी जिसे मैं खुद को बर्बाद करने वाला था। इस बार तो बहुत बुरा हुआ। मेरी पूरी पीठ और निचली पीठ गर्म मल से सनी हुई थी। केट को पता था कि आपातकाल कैसा होता है। वह हमारी टोयोटा कैमरी तक तेजी से पहुंची और मेरे बगल में घास के टीले पर कार को बैक किया। मेरे पैर पत्थर में जमे जीवाश्मों की तरह सख्त हो गए थे और मैं पिछली सीट पर बैठने के लिए उस पर झुक गया। वह गाड़ी चलाते समय उन्मत्त थी और मुझे सीधे ईआर तक ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। हम चुला विस्टा में एक अपार्टमेंट परिसर के दूसरे डेक पर रहते थे और जब वह मुझे उस सीढ़ी पर ले जा रही थी तो मैं उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डालकर उसकी पीठ पर झुक गया। जैसे ही उसने हमारा दरवाजा खोला, उसने मुझे प्लास्टर के सहारे खड़ा कर दिया। अपार्टमेंट। बेहोश होने से पहले मैं कुछ कदम अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद मैं रसोई के फर्श पर आ गया। मेरी पीठ अभी भी गंदगी से सनी हुई थी। मेरी जांघें खून और पेशाब से सनी हुई थीं। मेरे पैरों में छाले पड़ गए और 12 स्थानों पर खून बह रहा था। मेरे 10 पैर के नाखूनों में से 7 ढीले लटक रहे थे, केवल मृत त्वचा की पट्टियों से जुड़े हुए थे। हमारे पास एक संयोजन टब और शॉवर था और उसने मुझे बाथरूम की ओर रेंगने और टब में चढ़ने में मदद करने से पहले शॉवर चालू कर दिया। मुझे याद है कि मैं वहां नग्न अवस्था में लेटा हुआ था और मेरे ऊपर से बौछारें गिर रही थीं। मैं कांप उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर गया हूं और फिर मैंने फिर से पेशाब करना शुरू कर दिया। लेकिन खून या पेशाब की जगह जो मेरे अंदर से निकला वह गाढ़े भूरे पित्त जैसा लग रहा था। डरी हुई केट मेरी माँ को फोन करने के लिए हॉल में आई। वह अपने एक दोस्त जो डॉक्टर था के साथ दौड़ में शामिल हुई थी। जब उन्होंने मेरे लक्षण सुने तो डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मेरी किडनी खराब हो सकती है और मुझे तुरंत ईआर के पास जाने की जरूरत है। केट ने फोन रख दिया, बाथरूम में घुस गई और मुझे बाईं ओर भ्रूण की स्थिति में लेटा हुआ पाया। हमें तुम्हें अब ईआर तक ले जाना होगा, डेविड। वह बात करती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, धुंध के माध्यम से मुझ तक पहुंचने की कोशिश करती रही और उसने जो कुछ भी कहा मैंने ज्यादातर सुना, लेकिन मुझे पता था कि अगर हम अस्पताल जाएंगे तो वे मुझे दर्द निवारक दवाएं देंगे और मैं इसे छुपाना नहीं चाहता था। दर्द। मैंने अपने पूरे जीवन में सबसे आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल की है। यह मेरे लिए हेल वीक से भी अधिक कठिन था, मेरे लिए सील बनने से भी अधिक महत्वपूर्ण था और इराक में मेरी तैनाती से भी अधिक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस बार मैंने कुछ ऐसा किया था मुझे यकीन नहीं है कि किसी ने पहले कभी किया होगा। मैंने शून्य तैयारी के साथ 101 मील दौड़ लगाई।
मुझे तब पता था कि मैं अपने आप को कम बेच रहा हूँ। वहाँ प्रदर्शन का एक बिल्कुल नया स्तर था जिसका लाभ उठाया जा सकता था। यह कि मानव शरीर हम में से अधिकांश जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक का सामना और उपलब्धि कर सकता है, और यह सब मन में शुरू और समाप्त होता है। यह कोई सिद्धांत नहीं था, यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने किसी बड़ी किताब में पढ़ी हो। मैंने हॉस्पिटैलिटी पॉइंट पर इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। यह अंतिम भाग, ये दर्द और पीड़ा, यह मेरा ट्रॉफी समारोह था। मैंने यह अर्जित किया है। यह इस बात की पुष्टि थी कि मैंने अपने दिमाग पर काबू पा लिया है, कम से कम थोड़ी देर के लिए, और जो मैंने अभी हासिल किया है वह कुछ खास है। जैसे ही मैं वहां लेटी, टब में सिकुड़ी हुई, भ्रूण की स्थिति में कांप रही थी, दर्द का आनंद ले रही थी, मैंने कुछ और भी सोचा। यदि मैं शून्य प्रशिक्षण के साथ 101 मील दौड़ सकता, कल्पना कीजिए कि थोड़ी सी तैयारी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। चुनौती 6, अपने कुकी जार की सूची लें। अपना जर्नल दोबारा खोलें। यह सब लिखो। याद रखें, यह आपके निजी ट्रॉफी रूम में कोई हल्की फुल्की सैर नहीं है। केवल अपनी उपलब्धि हिट सूची न लिखें। जीवन की उन बाधाओं को भी शामिल करें जिन पर आपने काबू पाया है, जैसे धूम्रपान छोड़ना या अवसाद या हकलाना पर काबू पाना। उन छोटे मोटे कार्यों को जोड़े जिनमें आप पहले जीवन में असफल रहे थे, लेकिन दूसरी या तीसरी बार फिर प्रयास किया और अंततः सफल हो गए। महसूस करें कि उन संघर्षों, उन विरोधियों पर विजय पाना और जीतना कैसा था। फिर काम पर लग जाओ। प्रत्येक कसरत से पहले महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करें और उन पिछली जीतों को आपको नए व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ तक ले जाने दें। यदि यह दौड़ या बाइक की सवारी है, तो अंतराल पर काम करने के लिए कुछ समय शामिल करें और अपने सर्वश्रेष्ठ मील विभाजन को पार करने के लिए खुद को चुनौती दें। या बस पूरे 1 मिनट, फिर 2 मिनट तक अधिकतम हृदय गति बनाए रखें। यदि आप घर पर हैं, तो पुलअप्स या पुशअप्स पर ध्यान दें। जितना संभव हो सके 2 मिनट में करें। फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। जब दर्द बढ़ता है और आपको अपने लक्ष्य से पहले रोकने की कोशिश करता है, तो अपनी मुट्ठी अंदर डुबोएं, एक कुकी बाहर निकालें और इसे आपको ईंधन देने दें। यदि आप बौद्धिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो पहले से कहीं अधिक कठिन और लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें, या किसी दिए गए महीने में रिकॉर्ड संख्या में किताबें पढ़ें। आपका कुकी जार भी इसमें मदद कर सकता है, क्योंकि यदि आप इस चुनौती को सही ढंग से करते हैं और वास्तव में अपने आप को चुनौती देते हैं, तो आप किसी भी अभ्यास में एक ऐसे बिंदु पर आएंगे जहां दर्द, ऊब या आत्मसंदेह शुरू हो जाएगा और आपको इसे पार करने के लिए पीछे धकेलना होगा। कुकी जार आपकी अपनी विचार प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने का शॉर्टकट है। इसे इस तरह प्रयोग करें। यहाँ मुद्दा यह नहीं है कि आप खुद को हीरो जैसा महसूस कराएं। यह मेरे लिए हुड़दंग मचाने वाला सत्र नहीं है। यह याद रखना है कि आप कितने बुरे हैं, ताकि आप उस ऊर्जा का उपयोग युद्ध की गर्मी में फिर से सफल होने के लिए कर सकें। अपनी यादें और उनके द्वारा प्राप्त नई सफलताओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और हैशटैग शामिल करें, कैन30 मी कुकीजर।